Good morning, class 8. Welcome back to our today's lecture. I am your class teacher or SST teacher, Reenu Agrawal. Today, we are going to discuss our chapter number 5, that is People Rebel in 1857 and after. But इस चैप्टर से क्या है, क्या समझ आया हमें, क्या कह रहा है ये हमें चैप्टर, कुछ आइडिया? देखो, अगर हम थोड़ा सा प्रीवियस सेक्शन में जाएं, प्रीवियस सेक्शन से मतलब है मेरा, अगर हम थोड़े से पीछे के चैप्टर्स को रिकॉल करें तो हमारे साथ ब्रिटिशर्स ने क्या नहीं किया। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ब्रिटिशर्स ने अराउंड हमारे यहाँ पे 200 ईयर्स हमारे पे राज किया कि नहीं किया। ब्रिटिशर्स हमारे यहाँ पर आ गए थे, अगर हम बात करें 1600 में ये हमारे यहाँ पर आ गए थे। कब आ गए थे ये हमारे यहाँ पे? 16 ईयर्स, 100 ईयर्स में, और अराउंड 200 ईयर हमारे यहाँ पर इन्होंने क्या किया? एम्पायर किया, हमारे को रूल आउट किया। हमें रूल आउट करा, उससे पहले उन्होंने हमारे साथ क्या क्या किया? जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था उसका इफेक्ट भी हमारे ऊपर आया कि नहीं आया? और उससे पहले इन्होंने हमारे ऊपर बहुत सारे टैक्सेस लगाए, लेकिन टैक्स लेने के पीछे भी कुछ रीजंस थे। आए क्यों थे ये हमारे यहाँ पर? ट्रेड करने के लिए। जैसा कि हम सेकंड चैप्टर और थर्ड चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि ये हमारे यहाँ पर आए थे सिर्फ और सिर्फ ट्रेड करने के लिए। ट्रेड करते करते व्हाट दे हैड डन, दे हैड कैप्चर आवर टेरिटरीज आल्सो। क्या करा उन्होंने? हमारी टेरिटरीज के ऊपर कब्जा कर लिया। फिर उन्होंने हमारे ऊपर लगाया सब्सिडियरी अलायंस। जब उन्होंने हमारे यहाँ पर देखा कि इनके यहाँ पर तो यूनिटी ही नहीं है, क्या नहीं है? यूनिटी नहीं है, तो इन्होंने हमारे पर क्या करना स्टार्ट कर दिया? हमको ऑप्रेसिव फील कराना स्टार्ट कर दिया, हम पे प्रेशराइज करना स्टार्ट कर दिया। पहले तो इन्होंने हमारे पे लगाया सब्सिडियरी अलायंस। क्या लगाया? सब्सिडियरी अलायंस। तो बच्चा ये सब्सिडियरी अलायंस आखिर था क्या? देखो, सब्सिडियरी अलायंस था कि ब्रिटिशर्स ने हम इंडियन रूलर्स को कहा कि यू आर नॉट अलाउड टू हैव योर ओन आर्मी। क्या कहा इन्होंने? सब्सिडियरी अलायंस, इट मींस not allowed to have their own army. क्लास 8, आप लोग ये सोच रहे होंगे कि आज मैम को क्या हुआ, मैम पीछे का चैप्टर क्यों रिकॉल करवा रही है। देखिए, हमारा जो ये चैप्टर है ये हमारे पीछे के चैप्टर से जुड़ा हुआ है, तो हम ये चैप्टर कंटिन्यू करें उससे पहले हमें थोड़ा सा पीछे का चैप्टर रिकॉल करना पड़ेगा कि हमारे साथ आखिर क्या क्या हुआ, हमारे नवाब्स के साथ क्या क्या हुआ, हमारे रूलर्स के साथ क्या क्या हुआ, और फर्स्ट ऑफ ऑल हम इंडियंस के साथ क्या क्या हुआ, उन्होंने हमारे ऊपर क्या क्या पॉलिसीज इम्पोज करी। तो फर्स्ट थी हमारी सब्सिडियरी लाइन। ठीक है, जैसा कि मैं आपको बता रही थी कि सब्सिडी अलायंस में ये था कि आपको अपनी मिलिट्री, अपनी आर्मी रखना अलाउ नहीं है। उन्होंने क्या कहा हमें? मैं हूं ना, हम आपकी हेल्प करेंगे, हम आपको प्रोटेक्शन देंगे। आई बात समझ में? तो इन्होंने हमारे इंडियन रूलर्स को आर्मी पजेस करने नहीं दी, आर्मी पजेस करने नहीं दी। फिर उसके बाद क्या किया? डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स लगाया। क्या था बेटा डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स? एनी आइडिया? डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स लगाया इन्होंने। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स क्या कहता है? इफ एनी रूलर डज नॉट हैव इट्स ओन हायर, अगर उनका खुद का अपना वारिस नहीं है तो दे वर नॉट अलाउड द अडॉप्टेड सन टू बीइंग अ हायर ऑफ दैट टेरिटरी। उन्होंने क्या कहा कि अगर आपका खुद का अपना वारिस नहीं है तो आप अपनी टेरिटरी में राज्य कंटिन्यू नहीं कर सकते। क्लियर है? जैसे हमारे पास एग्जाम्पल है रानी लक्ष्मीबाई का। क्या था रानी लक्ष्मीबाई का एग्जाम्पल? शी हैड अडॉप्टेड हर सन, so British does not allow her to continue
टेरिटरी, उन्होंने टेरिटरी को कंटिन्यू करने के लिए मना कर दिया था कि आपके अडॉप्टेड सन को हम आपका वारिस घोषित नहीं कर सकते। इसी तरह से पेशवा बाजीराव के पुत्र थे नाना साहेब, तो पेशवा बाजीराव के पुत्र नाना साहिब वो भी अडॉप्टेड थे। नाना साहिब ने ब्रिटिशर्स को अपील करी कि आप मुझे अपने मेरे फादर की क्या दे दें, पेंशन मुझे दे दें। क्या दे दें? पेंशन मुझे दे दें। तो नाना साहिब को भी ब्रिटिशर्स ने क्या कहा? मना कर दिया कि नहीं, आप अडॉप्टेड हो, हम आपको उनकी पेंशन नहीं देंगे। क्लियर है? तो सेकंड उन्होंने लगाई हमारे ऊपर डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। थर्ड क्या हुआ? व्हाट दे डिक्लेयर देमसेल्फ, नबूब्स। क्या कहा उन्होंने अपने आप को? नबूब्स। मतलब दे डिक्लेयर देमसेल्फ सुप्रीम, पैरामाउंसी। क्या डिक्लेयर कर दिया था उन्होंने अपने आप को? पैरामाउंसी। आ रहा है बेटा समझ में? क्लियर है सभी को? तो आज की क्लास हमारी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। इसमें हम इन सभी के साथ पढ़ते हुए आगे इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। तो स्टार्ट करें हम हमारा चैप्टर। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट आता है नवाब लूज देयर पावर एंड अथॉरिटी। इसका मतलब समझ आया? क्या कह रहा है ये कि जब ब्रिटिशर्स ने नवाब्स को कहा कि यू हैव टू वर्क लाइक अ पपेट। क्या कहा था उन्होंने? कि आपको हमारे लिए काम करना होगा, लेकिन कैसे करना होगा? एक कठपुतली की तरह। जैसे पपेट शो वाला पपेट नचाता है फिंगर्स पे, सारा काम कैसे करता है वो? फिंगर से। तो उसी तरह से ब्रिटिशर्स जो थे हम नवाब्स को कैसा चलाना चाहते थे? फिंगर्स पे चलाना चाहते थे। याद करो बैटल ऑफ प्लासी। क्या हुआ था बैटल ऑफ प्लासी में? बैटल ऑफ प्लासी में ये हुआ था कि उन्होंने मीर जाफर को ब्राइब दे दिया था। किस चीज का ब्राइब दिया था? कि मीर जाफर तुम सिराजुद्दौला के साथ युद्ध के वक्त मत आना, और अगर तुम नहीं आओगे अपनी ट्रूप के साथ तो हम तुम्हें नवाब डिक्लेयर कर देंगे। और मीर जाफर ने वही किया। तो व्हाट द ब्रिटिशर्स वांट, ब्रिटिशर्स चाहते थे कि हम उनके लिए पपेट की तरह काम करें। तो धीरे धीरे नवाब के हाथों से क्या छूटता जा रहा था बेटा? उनकी पावर छूटती जा रही थी, उनकी अथॉरिटी खत्म होती जा रही। क्लियर है यहाँ पर? देखें हम जैसे पिक्चर में कि नवाब की क्या कंडीशंस कर रखी है इन्होंने। उनको पकड़ के ले आए, कुछ को जेल में डाल दिया, कुछ से उनकी पूरी रूलर पावर अथॉरिटी छीन ली। हमने तो ये भी पढ़ा है कि मिलिट्री एक्सपेंसेस कौन बियर करते थे? नवाब। और उनको क्या कहा गया था कि इफ यू आर अनेबल टू पे द मिलिट्री एक्सपेंसेस वी विल कैप्चर योर टेरिटरी वन बाय वन। गॉट इट? नाउ नेक्स्ट व्हाट दे हैड डन, दे हैड अपॉइंटेड देयर रेसिडेंट्स। व्हाट आर द रेसिडेंट्स? क्लास 8, एनी आइडिया? बेटा कौन थे ये रेसिडेंट्स? सारे रूलिंग एम्पायर का एडमिनिस्ट्रेशन रूल ओवर करने के लिए इन्होंने दे हैव अपॉइंटेड द रेसिडेंट इन ईच रूलर। हर जगह अपने रेसिडेंट्स अपॉइंट कर दिए जिससे सारी एडमिनिस्ट्रेशन इंफॉर्मेशन ब्रिटिशर्स के पास पहुंच सके। देखिए क्लियर है ये बात? नेक्स्ट, बहुत सारी रूलिंग फैमिलीज ने कंपनीज के साथ नेगोशिएशन करने की कोशिश करी कि कुछ ले दे के हम बात का सेटलमेंट कर लें, लेकिन ब्रिटिशर्स नहीं माने। ब्रिटिशर्स नहीं माने और नेगोशिएशंस वहीं पे खत्म हो गया और सारी पावर और अथॉरिटी थी वो नवाब के हाथों से चली। क्लियर बेटा? एनी डाउट? शैल वी मूव? ओके क्लास। In 1801 a subsidy reliance was imposed on Awadh. सबसे पहले किसके ऊपर impose करी गई? अवध। As we already read this in the previous chapter also, कि सबसे पहले subsidiary alliance 1801 में कहाँ लगाई गई थी?
अवध में. And in 1856 it was taken over in the name of British rule was needed to ensure proper administration. पहले अवध के ऊपर ने सब्सिडी लाइंस लगाई कि आप हमें अपना राज्य दे दीजिए, आप हमें सौंप दीजिए, अब हम इसकी रक्षा हम करेंगे, इसका प्रोटेक्शन हम देंगे, बट यू हैव टू पे ऑल द एक्सपेंसेस. सारा जो मिलिट्री एक्सपेंस है वो उन्होंने किससे मांगा? किससे मांगा? अवध से. इतने टाइम तक तो वो ये चलाते रहे कि ठीक है अवध चल रहा है. लेकिन फाइनली 1856 ने ब्रिटिशर्स ने अवध को पूरा कंट्रोल कर लिया और क्या कह के कहा कि आप अपने एम्पायर को अच्छे से एडमिनिस्ट्रेशन नहीं कर पा रहे हो, इसको हैंडल नहीं कर पा रहे हो, इसलिए इस अवध को हम अपने कंट्रोल में ले रहे हैं. फाइनली इन 1856 क्या हुआ? ब्रिटिशर्स ने अवध को पूरा, थोड़ा सा नहीं, पूरा टेक ओवर कर. ओके क्लास 8, क्लियर? एनी डाउट? तो बच्चा यहाँ पे हमारे कुछ क्वेश्चन अराइज होते हैं. फर्स्ट एमसीक्यू हमारा ये अराइज होता है, name the territory where subsidiary alliance was imposed. What's the answer? What's the answer? आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर सेंड करिएगा. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2, in which year Britishers took over all Awadh? You have to mention the year. What you have to do? You have to mention the year. Got it? So these are the some policies which they have imposed on us. कुछ ऐसी policies हैं जो उन्होंने हमारे ऊपर लगा दी. आ रहा है ये चैप्टर? समझ आ रहा है कि किस तरह से हमारा ये चैप्टर बच्चा सेकेंड और थर्ड चैप्टर से रिलेटेड है. ठीक है, हमारा थर्ड चैप्टर जो डिकुस वाला है, सॉरी सेकेंड वाला जो ट्रेड एंड टेरिटरी वाला है, उससे हमारा ये पूरा कनेक्टेड है. आपको पता हो तो हमने ये भी पढ़ा था कि रेवेन्यू कलेक्शन करने के लिए उन्होंने कुछ रेवेन्यू सिस्टम लगाए थे. कौन कौन से रेवेन्यू सिस्टम थे? यानी आइडिया क्या क्या रेवेन्यू सिस्टम लगाए थे क्लास? बताइए. ब्रिटिशर्स को सिर्फ और सिर्फ अपने से मतलब था. दे आर टू मीन, दे आर टू मीन. उनको सिर्फ और सिर्फ अपने सोर्स, इनकम सोर्स से मतलब था, और वो था इनका मेन इनकम सोर्स रेवेन्यू. इनके पास रेवेन्यू कहां से आता था? टैक्स ऑन लैंड, टैक्स ऑन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट. तो इस रेवेन्यू सोर्स को बढ़ाने के लिए इन्होंने क्या इंपोज किया था हमारे ऊपर? परमानेंट सेटलमेंट. और रॉयटवारी सिस्टम. नेक्स्ट महलवारी सिस्टम. So these are some systems through which they have collect what they have collect? Revenue. क्या ये सक्सेस हो पाए थे? नहीं. ये सब क्या हो गए थे? फेल हो गए.
आगे बात समझ में क्लियर है? एनी डाउट? मूव करें। क्लास 8 देखिए, इस चैप्टर को बहुत अच्छे से कर लेना तो ही मजा आएगा, और इसको अभी क्लास में इसी वक्त बैठ के अगर लर्न कर लिया, समझ लिया, तो हमें इस चैप्टर में कोई प्रॉब्लम आएगी ही नहीं। द पीजेंट्स एंड द सिपॉइस। पीजेंट्स और सिपॉइस की क्या कंडीशन थी? देखिए, कंट्री साइड का मतलब क्या होता है? जितने भी हमारे आउटसाइड में जितने भी विलेजेस थे उसकी बात हो रही है। तो यहाँ पे रीजन्स की और जमींदार की जो कंडीशंस थी बड़ी खराब थी। ये बहुत ज्यादा हम कहें कि ऑप्रेसिव कंडीशन हो गई थी कि हाउ टू कम आउट फ्रॉम दिस कंडीशन, कैसे आए। पीजेंट्स के ऊपर टैक्स लगा दिए थे, एग्रीकल्चर करने के लिए इनके पास लैंड नहीं था। क्यों? क्योंकि इंडिगो का प्रोडक्शन करने की वजह से इनकी लैंड की फर्टिलिटी खत्म हो गई थी, ये क्रॉप प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे थे। तो बच्चा ये रेंट देते कहाँ से? क्या ये टैक्स देने की कंडीशन में थे? नहीं। फिर आती है बात जमींदार की। ब्रिटिशर्स ने जमींदार अपॉइंट कर रखे थे। किस लिए अपॉइंट कर रखे थे? जिससे कि वो पीजेंट से, फार्मर से टैक्स कलेक्ट करके और सारा पैसा किसको दे दे? ब्रिटिशर्स को। तो जमींदार कहाँ से कलेक्ट करेगा जब पीजेंट के पास देने के लिए ही नहीं है? तो इन दोनों की कंडीशन क्या हो रही थी? बहुत ज्यादा मिजरेबल हो रही थी। ये कह रहे थे कि इन्होंने हमारे ऊपर परमानेंट सेटलमेंट लगाया, परमानेंट सेटलमेंट में इन्होंने हमारे ऊपर जो टैक्स था वो कितना ज्यादा कर दिया? बहुत ज्यादा हाई कर दिया। फिर जब ये परमानेंट सेटल में भी सक्सेस नहीं हो पाए तो इन्होंने हमारे लैंड को मेजर करवाया और लैंड मेजर करवा के उसके ऊपर टैक्स लगा दिया। किया था कि नहीं करा था? फिर रही तई कसर किसने पूरी कर दी बेटा? इंडिगो कल्टीवेशन ने। क्या हुआ इंडिगो कल्टीवेशन में? ब्रिटिशर्स ने यूरोप में इतनी डिमांड हो गई थी, इतनी ज्यादा डिमांड हो गई थी इंडिगो की कि उन्होंने हमारे फार्मर्स को, पीजेंट्स को बहुत ज्यादा प्रेशराइज करा। उनको ये कहा कि आपको लैंड भी हम अवेलेबल करा देंगे, आपको इक्विपमेंट्स भी हम अवेलेबल करवा देंगे, सारी जितनी नेसेसरी मटेरियल है वो भी हम आपको अवेलेबल करा देंगे, बट व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू प्रोड्यूस इंडिगो। आपको क्या प्रोड्यूस करना होगा हमारे लिए? इंडिगो। लेकिन अब प्लांटर्स उसके लिए रेडी नहीं थे, क्योंकि क्रॉप प्रोड्यूस करते करते उनकी लैंड की फर्टिलिटी, सारे जो न्यूट्रिशन थे ना वो सारे खत्म हो गए थे। अब क्या करते हैं? उन्होंने कहा कि इन रिजिड मेथड से हम तो परेशान हो गए, अब हमारे पास टैक्स देने के लिए पैसे नहीं। तो पीजेंट्स और जमींदार बड़े परेशान थे। पीजेंट जो थे वो लोन देने के लिए, अब कई बार क्या होता था, पीजेंट जो हैं वो टैक्स चुकाने के लिए मनी लेंडर से क्या लेते थे? पैसे उधार लेते थे। क्या लेते थे? पैसे लोन पे लेते थे। और उस लोन पे जो इंटरेस्ट रेट होती थी वो कैसी होती थी? बहुत हाई। टैक्स पे करना है, ब्रिटिशर्स नहीं मान रहे, तो पीजेंट्स क्या करते थे? पीजेंट्स मनी लेंडर से पैसे लोन पे लेकर और वो टैक्स पे करते थे। लेकिन यहाँ तो टैक्स पे करते थे, टैक्स पे करने के साथ साथ मनी लेंडर को क्या पे करते थे? इंटरेस्ट। और वो इंटरेस्ट काफी ज्यादा हाई होता था। आगे बात समझ में क्लियर है? द इंडियन सिपॉइस। अब बात आती है, अभी हमने पढ़ा किसके बारे में पढ़ा था? पीजेंट्स और जमींदार की कंडीशन के बारे में पढ़ा। अब बात आती है सिपॉइस की। सिपॉइस के साथ उन्होंने क्या किया था? सिपॉइस के साथ उन्होंने रिलीजियस ट्रस्ट खत्म कर दिया था। कैसे खत्म किया था? देखिए, जो इंडियन आर्मी है बेटा, अगर हम बात करें कि हमारी जो इंडियन आर्मी है इसके अंदर सबसे ज्यादा सोल्जर्स कौन से हैं हमारे? हिंदू एंड मुस्लिम। ऐसा नहीं है कि ब्रिटिशर्स नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा कौन है? हिंदू और मुस्लिम। सारे हमारी ब्रिटिश आर्मी के अंदर थे। हालांकि हिंदू और मुस्लिम ब्रिटिश आर्मी में काम कर रहे थे, लेकिन इनको सैलरी
एज पर द ब्रिटिश सोल्जर नहीं मिल रही थी। तो ये इस बात से भी बहुत ज्यादा परेशान थे। चलो यहाँ पर भी इन्होंने एडजस्टमेंट कर लिया, लेकिन सबसे ज्यादा बुरा जब लगा जब इन्होंने इनके रिलीजियस के साथ खिलवाड़ किया। क्या खिलवाड़ किया? इन्होंने ऐसे कार्टेजेस सप्लाई किए सोल्जर्स को जो काऊ और पिग के फैट से बने हुए थे। ये बात कहा जा रहा था वहां पर कि आपको जो कार्टेजेस गन में लोड करने से पहले उसको अपने माउथ से टीयर आउट करना होगा और फिर उसको गन में लोड करना होगा। तो ये बात जब सोल्जर्स को पता पड़ी तो सोल्जर्स तो बड़े नाराज हो गए कि ये तो हमारे रिलीजन के अगेंस्ट में बात हो रही है, हम कैसे इनको यूज में ले सकते हैं, हम इनको कैसे मुंह के अंदर ले सकते हैं। तो इन्होंने क्या कर दिया, क्या करा इन्होंने? ब्रिटिश आर्मी छोड़ दी। क्या करी? ब्रिटिश आर्मी इन्होंने छोड़ दी कि ये तो हमारे कास्ट और रिलीजन्स के अगेंस्ट में जा रहा है, तो हम ये काम नहीं करेंगे। और सब बहुत ज्यादा नाराज हो गए और उन्होंने आर्मी को छोड़ दिया। क्लियर है यहां तक बात? अब बात आती है हमारी रेस्पॉन्सेज टू रिफॉर्मर्स। रेस्पॉन्सेज टू रिफॉर्मर्स का मतलब है कि ब्रिटिशर्स ने कुछ हमारे लिए अच्छे काम भी किए। अब तक तो हम उनको क्रिटिसाइज ही करे जा रहे थे कि इन्होंने हमारे साथ ऐसा किया, इन्होंने हमारे साथ ऐसा किया। लेकिन ब्रिटिशर्स ने कुछ इंडियंस के लिए कुछ अच्छा काम भी किया। पहला काम तो क्या किया कि इन्होंने सती सिस्टम बैन कर दिया। क्या बैन किया? सती सिस्टम। यू ऑल नो अबाउट द सती सिस्टम। क्या होता है? दे बैन सती सिस्टम। देखो बच्चा, ये हमारी पिक्चर कुछ ऐसी बता रही है कि इसमें क्या हो रहा है। फ्यूनरल हो रहा है, उस फ्यूनरल में एक वुमन भी बैठी हुई है। कहा जाता है कि अगर हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो उसकी वाइफ भी उसकी फ्यूनरल में जिंदा ही जाकर बैठ जाती है। तो दैट इज कॉल्ड द सती सिस्टम। तो ब्रिटिशर्स ने इस सती सिस्टम के ऊपर स्ट्रिक्टली बैन लगा दी थी कि यू वर नॉट अलाउड टू बर्न विद योर हस्बैंड फ्यूनरल, ये अलाउ नहीं होगा। उसके बाद इन्होंने अलाउ किया, दे अलाउ विडो रीमैरिज ऑल्सो। समझ आया विडो रीमैरिज क्या है? कि अगर कोई लेडी विधवा हो जाती है तो उसको सती नहीं करने देंगे, उसको फ्यूनरल में मरने नहीं देंगे और उसकी दोबारा शादी करवाई। आ रही बात समझ में? तो दैट इज कॉल्ड द विडो रीमैरिज। तो ये कुछ सोशल रिफॉर्मर वाले काम भी ब्रिटिशर्स ने करे थे। इतनी देर से हम बेटा उनको क्रिटिसाइज ही कर रहे थे, कुछ अच्छा भी उन्होंने हमारे लिए किया। The British passed laws to stop the practice of sati and encourage the marriage of widow. English language education was promoted। और साथ में क्या किया? इंग्लिश एजुकेशन को प्रमोट किया। इसके पीछे भी एक रीजन था, एक मकसद था। क्या था? देखिए, इन्होंने हमारे यहाँ पर क्या खोल रखी थी बेटा? क्रिश्चियन मिशनरीज खोल रखी थी। ये बात मैं आपको पहले लेक्चर में भी बता चुकी हूँ कि मिशनरीज खोलने के पीछे रीजन क्या था। देखिए, मिशनरीज तो इन्होंने खोल ली, लोगों को बहुत ज्यादा प्रमोट भी किया कि भाई आपको इंग्लिश एजुकेशन होनी जरूरी है। तो यहाँ पर इन्होंने क्या कहा कि अगर आप मिशनरी में क्रिश्चियन मिशनरी को ज्वाइन कर लेते हो तो कंपनी आपको अलाउ कर देगी आपकी जो एंसेस्टर्स की प्रॉपर्टी, एंसेस्टर्स मतलब हो गए आपके बाप दादाओं की प्रॉपर्टी, जो हमारे पास गिरवी रखी हुई है वो प्रॉपर्टी हम आपको दे देंगे। समझ आ रहा है बेटा? क्या मकसद था उनका? उन्होंने क्या कहा कि इंग्लिश एजुकेशन हम प्रमोट करेंगे, इंग्लिश एजुकेशन लेना आपके लिए जरूरी होगा। लेकिन उसके पीछे रीजन क्या था कि इफ यू जॉइन द क्रिश्चियन मिशनरीज द कंपनी विल गिव यू योर लैंड एंड प्रॉपर्टी, कि आपकी जितनी भी एंसेस्टर्स की प्रॉपर्टी है वो आपको दे दी जाएगी। बट देयर वाज अ कंडीशन, यू हैव टू चेंज योर रिलीजन, यू हैव टू बिकम द क्रिश्चियन। आपको क्या बनना पड़ेगा? अपना रिलीजन चेंज करना पड़ेगा, आपको क्रिश्चियन बनना पड़ेगा। देख लीजिए, है ये मीन? दे आर सेल्फिश। इन्होंने क्या कहा
कि हम सब कुछ दे देंगे, आपकी प्रॉपर्टी वगैरह सब आपको दे देंगे, लेकिन आपको इंग्लिश लैंग्वेज एजुकेशन को अपनाना पड़ेगा, क्रिश्चियन मिशनरीज ज्वाइन करनी पड़ेगी और रिलीजन चेंज करना होगा। आ रही बच्चा बात समझ में? क्लियर है? थ्रू द आईज ऑफ द पीपल, लोगों की नजरों में उनकी क्या इमेज हो गई थी? लोगों की नजरों में उनकी क्या इमेज हो गई थी? लोगों में आग भड़की हुई थी, आग बबूला हो रहे थे कि ब्रिटिशर्स हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमारे यहाँ पे हुई थी सिपॉय म्यूटिनी। क्या हुई थी? सिपॉय म्यूटिनी। सिपाही जो विद्रोह करने के लिए तैयार हो गए थे, उन्होंने ब्रिटिश आर्मी छोड़ दी थी और उन्हीं ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट अब वो लड़ने के लिए रेडी थे कि ये हमारे रिलीजन के साथ कैसे खेल सकते। A massive rebellion that started in May. कब स्टार्ट हुआ था ये? May 1857 and threatened the company's presence in India. ब्रिटिशर्स कंपनी को धमकी देना स्टार्ट हो गया था कि अब हम आपको नहीं छोड़ेंगे, कुछ भी हो जाए तुमसे हम इस चीज का बदला लेकर रहेंगे। सिपॉय म्यूटिनीड इन several places beginning for मेरठ। कहाँ से ये रेबेलियन स्टार्ट हुआ हमारा? मेरठ से। कहाँ से स्टार्ट हुआ? मेरठ। तो अगेन our one MCQ question arises here. From where Sepoy mutiny started? From where Sepoy mutiny started? Answer is Meerut. Give me this answer in the comment box. Second, why the Sepoy refused to use cartridges? Why the Sepoys refused to use cartridges? Got it? A large number of people from the different section of the society rose up in the rebellion. इस rebellion में सिर्फ सिपाही नहीं थे, सिर्फ सिपाही भी नहीं थे, सारे peasants, farmers, जमींदार, सभी टोटली जमींदार जितने भी थे वो सभी ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में हो गए थे और एक मास रेबेलियन स्टार्ट हो गया। Now, from Meerut to Delhi, बच्चा आइडेंटिफाई करो हु इज। आइडेंटिफाई हिम। मंगल पांडे। कौन है ये? इनका क्या कंट्रीब्यूशन था? जब सिपॉय म्यूटिनी हो रही थी तो इनका क्या कंट्रीब्यूशन था? इन्होंने बैरकपुर में जाके पुलिस स्टेशन जहाँ पे पुलिस ऑफिसर्स भी बैठे थे उसको बर्न कर दिया, जला दिया। और इसको जलाने के दौरान इनको क्या किया? ब्रिटिशर्स ने पकड़ लिया और फांसी की सजा सुना दी। On 29th March 1857, a young soldier Mangal Pade was hanged to death for attacking his officers in Barakpur. Where it was done? Barakpur. Okay. Some days later, some sepoys of the regiment of the Meerut refused to do the army drill using the new cartridges, which were suspected of being coated with the fat of cow and pig. Got it? समझ आ रही है बेटा बात? क्लियर हुआ? कोई डाउट हो तो पूछो। क्या चीज? इट इज ए बैरकपुर, इट इज ए प्लेस। बैरकपुर जगह का नाम है। बैरकपुर जगह का नाम है जहां पर मंगल पांडे ने पुलिस स्टेशन को जला दिया था। He burned the police station with the police officers. वहां पे पुलिस ऑफिसर्स भी थे, पुलिस स्टेशन को जला दिया।
आगे बात समझ में? Again, the question arises of the 1 mark question. Who was Mangal Pandey? Clear? जब सिपॉय म्यूटिनी हुई थी तो 9 मई 1857 को 85 सिपॉयज को डिसमिस कर दिया गया था उनकी सर्विसेज से। 10 साल के लिए उनको क्या कर दिया गया था? जेल में डाल दिया गया था डिसओबे करने के लिए कि आप ऑफिसर्स का कहना नहीं मान रहे, आप ऑफिसर्स का कहना नहीं मान रहे थे, आपने रिफ्यूज कर दिया इन कार्टेजेस को यूज करने के लिए। तो बच्चा पुलिस ऑफिसर्स ने क्या किया, ब्रिटिशर्स ने क्या किया, इनको 10 साल के लिए जेल में डाल दिया कि अगर आप अपनी सर्विस कंटिन्यू नहीं करना चाहते तो हम आपको जेल के अंदर डाल देंगे। हाउ मेनी सोल्जर्स वर देयर? 85. हाउ मेनी सोल्जर्स? 85. अगेन द एमसीक्यू क्वेश्चन, हाउ मेनी सोल्जर्स वर डिसमिस्ड? These all questions are very short and they used to come in the exams also. Clear? On 10th May, the soldiers marched to the jail in the Meerut and released the imprisoned sepoys. क्या क्या जो बाहर बाकी बचे हुए सोल्जर्स थे उन्होंने जेल के ऊपर हमला कर दिया। उन्होंने क्या कहा कि ब्रिटिशर्स हम चुप तो बैठने वाले हैं नहीं, इस बात का जवाब तो हम देके रहेंगे। आपने हमारे सिपाही को जेल में डाला है, तो उन्होंने उस जेल के ऊपर ही हमला कर दिया और उन सिपाहियों को क्या करा दिया? रिलीज करा दिया, छुड़वा दिया। दे अटैक एंड द किल ब्रिटिश ऑफिसर्स, और वहां पे क्या किया? Killed British officer and captured gun and ammunition and set fire to the building and properties of the British and declare war on the foreigners. हम इंडियंस भी चुप रहने वालों में से नहीं थे, सोल्जर्स को रिलीज कराया, जिस बिल्डिंग में रखा था उसी बिल्डिंग को जला दिया और सारे आर्म्स और एम्यूनेशन उनके चुरा लिए। ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, चुप रहने वालों में हम नहीं हैं। आई बात समझ में? On the morning of the 11th of May, सिपाही of the Meerut reached Delhi. सिपाही कहाँ पहुंच गए? दिल्ली में। And the regiment section in the Delhi also rose up in rebellion. सब चारों तरफ से रेबिलियन स्टार्ट हो गया था, सब जगह हाहाकार मची हुई थी और एक ही बात सबके जबान पे थी, वो क्या थी? इन ब्रिटिशर्स को किसी तरह से इंडिया से भगाओ। क्लियर? The soldiers forced their way to the Red Fort. सोल्जर्स कहाँ की तरफ मार्च कर रहे थे? रेड फोर्ट की तरफ। और उन्होंने क्या कहा? बहादुर शाह जफर को अपना लीडर घोषित किया कि आप ही हमारे लीडर हैं, अब आपको ही कुछ हमारे लिए करना होगा। इन्होंने सपोर्ट मांगा बहादुर शाह जफर से। क्या मांगा? सपोर्ट मांगा कि अब आप हमें सपोर्ट करिए। The aging emperor accepted the demand and wrote letter to all the chief and ruler of the country to come forward and organize a confederation of Indian states to fight the British. इन्होंने सभी एम्पायर्स को एक लेटर लिखा और कहा कि आप आइए, आगे आइए और इस लड़ाई का हिस्सा बनिए। अब हमें जरूरत है, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट एक आवाज उठाने की जरूरत है। तो बहादुर शाह जफर ने बाकी कंट्री के रूलर से ये बात कही। द रेबिलियन स्प्रेड, रेबिलियन चारों तरफ स्प्रेड हो चुका था, सभी तरफ से जितने भी सिपाही थे मार्च कर चुके थे दिल्ली की तरफ, क्योंकि का मेन सेंटर जो था वो क्या था? दिल्ली। और ये डिमांड कर बैठे थे बहादुर शाह जफर से सपोर्ट की कि अब हमें सपोर्ट चाहिए। लेकिन
बहादुर शाह जफर फंस गए। बहादुर शाह जफर ने जब इनका सपोर्ट किया तो ब्रिटिशर्स ने उनको क्या कर दिया, रंगून के जेल में उम्र कैद सुना दी और क्या बोल दिया कि अब आपका आने वाली जनरेशन में से कोई भी किंग नहीं बनेगा। एक तरह से सजा दे दी बहादुर शाह जफर को, दी कि नहीं दी? रेड फोर्ट से उनको निकाल दिया, रंगून जेल में डाल दिया और ये भी कह दिया कि अब आपके फैमिली से, आपकी नेक्स्ट अपकमिंग जनरेशन से कोई भी किंग घोषित नहीं किया जाए। After a week, regiment after regiment mutinied and took off to join after troops at the nodal points like the Delhi, Kanpur and Lucknow. ये तीन मेन पॉइंट थे इस लड़ाई के। कौन से मेन 3 नडाल पॉइंट्स थे? दिल्ली, कानपुर एंड लखनऊ. Again the MCQ arises here. नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम whom they demanded support. किससे सपोर्ट मांगा था? क्लियर क्लास? आई होप यू ऑल आर एंजॉइंग दिस क्लास. इंटरेस्टिंग है चैप्टर. देखो बेटा आपस में कनेक्टेड है, आपस में कनेक्टेड है, लेकिन अगर आप कहो कि मेरे को सेकंड चैप्टर नहीं पढ़ना, मैं थर्ड पे स्विच ओवर कर जाऊं, ऐसा नहीं होगा. ये चैप्टर आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो आपको पहले के चैप्टर्स भी बहुत अच्छे से लर्न होने चाहिए, तभी आप इसको समझ पाओगे. गॉट इट माय पॉइंट? क्लियर हो गया बेटा? यहाँ तक आगे मूव करें. बेटा अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं कि मैम हमें ये वाला पॉइंट समझ में नहीं आया है या इसका आंसर क्या होगा. ओके आप मुझसे पूछ सकते हो, कोई इशू नहीं है. चलिए आगे चलते हैं. After them, the people of the towns and villages also rose up in the rebellion and rallied around the local leaders, zamindars and the chiefs. इस रैली में तो सारे टाउन्स के, विलेज के लोग आ गए, लीडर्स आ गए, जमींदार आ गए और सारे चीफ भी इस रैली का हिस्सा बन गए. कुछ फेमस लीडर्स भी थे जो अलग अलग प्लेसेस से आए. बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत अच्छे से लर्न कर लेना. एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है. ये आता है कि नेम सम लीडर्स फ्रॉम द डिफरेंट प्लेसेस. राइट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये. हाँ क्वेश्चन अराइज हो गया. नेम द लीडर्स ऑफ revolt 1857. clear? I want the answers of all these questions. मुझे ये सारे क्वेश्चंस के आंसर्स चाहिए. ओके ना आ जाइए पॉइंट्स पे. फर्स्ट नाना साहेब फ्रॉम कानपुर, बिरजिस कादिर इन लखनऊ, रानी लक्ष्मीबाई फ्रॉम झांसी, कुंवर सिंह फ्रॉम बिहार एंड भक्त खान फ्रॉम बरेली. तो दीज आर द वेरी फेमस लीडर्स. इसके ऊपर क्वेश्चन आता ही आता है. नाना साहेब फ्रॉम कानपुर, बिरजिस कादिर इन लखनऊ, रानी लक्ष्मीबाई फ्रॉम झांसी, कुंवर सिंह इन बिहार एंड भक्त खान फ्रॉम बरेली. गॉट इट बच्चा? डन? ओके. Now, the British were greatly outnumbered by the rebel forces and were defeated in the number of battles. Outnumbered थे, बहुत लार्ज आर्मी थी इनके पास. ये हमारे साथ लड़ने के लिए हमेशा रेडी थे. इनसे हमने बहुत सारी लड़ाई लड़ी और हर बार हम हार ही गए. इन्होंने हमेशा हमें सप्रेस करने की कोशिश करी, हमें दबाने की कोशिश करी. जैसा कि हमने राजस्थान रिवोल्ट ऑफ 1857 में भी देखा था कि जब जब राजस्थान के राजपूतों ने इनसे लड़ाई करने की कोशिश करी तब तब इन्होंने हमें सप्रेस कर दिया. अपने मिलिट्री आर्म फोर्स से इन्होंने हमें सप्रेस कर दिया.
दबा दिया। गॉट इट माई पॉइंट? सो क्लास, we will over this lecture here only. We will continue this class tomorrow. So hope you like this. Okay? ये आज जो पढ़ाया है वो याद रखना, कल तभी मजा आएगा इसको आगे कंटिन्यू करने में, नहीं तो मजा नहीं आएगा। ठीक है, तो हम हमारा लेक्चर कल कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, टिल देन बाय। अगर आपको ये अच्छा लगा हो, समझ आया हो, तो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल ऑल्सो, शेयर दिस वीडियो ऑल्सो, and in the comment box give me all the answers also. Okay? Okay.